नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी अनोखी और बिल्कुल अदृश्य दुनिया की सैर करने वाले हैं जो हर जीवित प्राणी का आधार है। चलिए हमारे ही अंदर मौजूद इस माइक्रो यूनिवर्स यानी सूक्ष्म ब्रह्मांड में सीधे डाइव इन करते हैं। खैर, अगर सोचा जाए कि एक आलीशान घर की सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी इकाई क्या होती है, जाहिर सी बात है, ईंटें। एक एक ईंट को जोड़कर ही तो पूरी इमारत खड़ी होती है ना। ईंटें वो नींव हैं जिन पर सब कुछ टिका है। और कमाल की बात तो ये है कि कुदरत भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। तो उन ईंटों की तरह ही यहां हमारे पास सेल यानी कोशिका है। सेल असल में सभी जीवित जीवों की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वैसे देखा जाए तो दुनिया की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या नहीं, एटम से बनी है, लेकिन जीवन खासकर कोशिकाओं द्वारा ही बनता है और उन्हीं के जरिए काम करता है। सांस लेने से लेकर बढ़ने तक सब कुछ इसी माइक्रो लेवल पर तो शुरू होता है। आज की इस चर्चा में हम इस विषय को कुछ अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स से, फिर जानेंगे सेल की खोज और उसकी थ्योरी के बारे में। इसके बाद सेल की बाउंड्रीज, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके मेन कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फर्क समझते हुए सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ को थोड़ा करीब से देखेंगे। आखिर ये छोटी छोटी इकाइयां एक साथ आकर इतने कॉम्प्लेक्स जीव को कैसे बनाती हैं? जीवन का ये स्ट्रक्चर कितना क्लियर और सिस्टमैटिक है, इस पर गौर कीजिए। सबसे पहले एक अकेली कोशिका यानी सेल होती है। जब एक जैसे सेल्स एक साथ मिलते हैं तो वो टिश्यू या ऊतक बनाते हैं। फिर कई टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, जैसे कि पेट या दिल। और जब कई ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और फाइनली इन सभी सिस्टम्स को मिला दें तो एक पूरा जीवित प्राणी या ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पड़ाव पर, सेल की खोज और सेल थियरी। सोचने वाली बात है, इंसानों ने पहली बार इस छिपे हुए माइक्रो यूनिवर्स को आखिर देखा कैसे होगा? चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन पर नजर डालें तो साल 1665 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल यानी कॉर्क के अंदर छोटे छोटे डिब्बे देखे। उन्होंने इन डिब्बों को लिटिल रूम्स या सेल का नाम दिया। दरअसल वो डेड सेल्स थे। फिर 1674 में ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी में पहली बार लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं की खोज की। और आगे चलकर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद अहम स्ट्रक्चर ढूंढा, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। इन्हीं अहम खोजों ने मिलकर सेल थ्योरी की मजबूत नींव रखी। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, श्लीडन के मुताबिक सभी पौधे सेल से बने हैं। दूसरा, श्वान ने बताया कि सभी जानवर भी सेल से बने हैं। लेकिन तीसरा और सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट रुडोल्फ विर्चो का था। उन्होंने बताया कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। मतलब आज जो भी सेल मौजूद है वो किसी न किसी पुरानी सेल के डिवाइड होने से ही पैदा हुई है। अब बढ़ते हैं सेल की बाउंड्रीज और उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि सेल एक छोटा सा शहर है। अब हर शहर की अपनी बॉर्डर्स होती हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सॉलिड सिस्टम होता है, राइट? इन माइक्रोस्कोपिक शहरों की बाउंड्रीज को देखें तो एक होती है सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया में मिलती है। ये सेल्यूलोज से बनी एक काफ़ी रिजिड नॉन लिविंग लेयर होती है जो सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। दूसरी तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हर लिविंग सेल में मिलती है। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी एक फ्लेक्सिबल लिविंग लेयर है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, क्योंकि भाई साहब ये खुद डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा, एकदम सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अब इस बाउंड्री के आर पार चीजों का आना जाना आखिर होता कैसे है? इसके 2 तरीके हैं, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में छोटे मॉलिक्यूल्स बिना किसी एनर्जी के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे ढलान पर पानी का बहना। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उल्टा है। इसमें एनर्जी यानी एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल्स को लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जबरदस्ती पुश किया जाता है। बाहरी माहौल एक सेल पर कैसा असर डालता है, ये जानना सच में दिलचस्प है। अगर एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, जहां बाहर पानी कम और सॉल्यूट ज्यादा है, तो सेल बिल्कुल सिकुड़ जाता है। आइसोटोनिक में बैलेंस रहता है, लेकिन हाइपोटोनिक में जहां बाहर पानी ज्यादा होता है, वहां सेल पानी सोख लेता है। इसे याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, हिप्पो ट्रिक।
ध्यान दीजिए, हाइपो और हिप्पो सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, और हिप्पोपोटामस कैसे बड़े और फूले हुए होते हैं। तो बस याद रखिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल भी एक हिप्पो की तरह फूल जाता है। चलिए अब इस सेल रूपी शहर के मेन कंट्रोल सेंटर की तरफ चलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये शहर का बॉस है जो हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की सबसे खास बात यह है कि ये कोई आम ऑर्गेनेल नहीं है। ये एक डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ हाईटेक कमांड सेंटर है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके जरिए ये बाकी सेल से कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। और सबसे जरूरी बात, इसके अंदर हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए बिल्कुल सेफली लॉक होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर और ज्यादा जूम इन करें तो नॉर्मल कंडीशन में डीएनए पतले धागों के लूप में उलझा रहता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। पर जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही धागे टाइटली पैक होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर लंबा थ्रेड लाइक डीएनए होता है, और इस डीएनए का वो छोटा सा स्पेसिफिक हिस्सा जो हमारी आंखों का रंग या बालों का टाइप डिसाइड करता है, उसे हम जीन कहते हैं। ये कमांड सेंटर कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सेल यूनिवर्स में दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया। ये काफी प्रिमिटिव और बेसिक होते हैं। इनमें कोई प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस या झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बस इनका डीएनए ऐसे ही ओपन में बिखरा रहता है। दूसरी तरफ आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स जैसे पौधों और जानवरों के सेल्स। ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड मशीनरी मौजूद होती है। और अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन। कमांड सेंटर तो देख लिया, अब वक्त है सेल सिटी के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का और ये समझने का कि ये खुद की कॉपी कैसे बनाता है। सेल के अंदर जो स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज होती हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, जो बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है और लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का पावर हाउस है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी एटीपी एनर्जी जनरेट करता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट्स, जो हरे रंग को हैंडल करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। आखिर में सवाल आता है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी खुद को आगे कैसे बढ़ाती है। सेल डिवीजन के दो मेन तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, यानी बराबर का बंटवारा। इसमें 46 क्रोमोसोम्स वाली एक सेल ठीक 46 क्रोमोसोम्स वाली दो नई सेल्स बनाती है। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है, यानी 23। ये सिर्फ रिप्रोडक्शन या गैमीट्स बनाने के लिए होता है। अब जरा एक मिनट के लिए रुकिए, इस नंबर 1 पर थोड़ा गौर फरमाइए। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, पावर प्लांट से लेकर जेनेटिक लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्टेशन तक, ये सब कुछ एक सिंगल आम आंखों से ना दिखने वाली माइक्रोस्कोपिक यूनिट के अंदर एकदम फ्लॉलेसली चल रहा है। एक अकेली सेल अपने आप में एक पूरा परफेक्टली फंक्शनिंग यूनिवर्स है। और इसके साथ ही हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। सेल थ्योरी कहती है कि हर नई सेल एक पुरानी सेल से आती है, तो फिर हिस्ट्री की सबसे पहली सेल आखिर आई कहां से? और क्या सेल डिवीजन की ये अनंत अटूट चेन हम सबको, इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी को उस पहली सेल से और जीवन की शुरुआत से नहीं जोड़ती? ये वाकई एक ऐसा राज है जो बायोलॉजी के साथ साथ हमारे पूरे अस्तित्व पर सोचने को मजबूर कर देता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस सफर को ऐसे ही जारी रखें।